Good morning, 10th standard. Today we are going to do 7th chapter from your textbook, Glimpses of India. Now in this chapter, we have 3 parts. You have 3 stories. A baker from Goa, Kurg, tea from Assam. Today we'll do a baker from Goa. It is written by Lucio Rodrigues, right? Now it is actually a very simple story, but a very interesting story. Now before I start with this story, let me just ask you, see we all of us remember वो nostalgia feeling हम सबको होती है. Nostalgia feeling यानी हमने कुछ बचपन में किया होता है या मस्ती या कुछ खाया होता है या समथिंग, तो हमें आज तक भी याद रहता है, राइट? जैसे मुझे याद आता है, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो वो जो ऑरेंज कलर की जो कैंडीज होती है ना, वो खुले में मिलती थी, मतलब वो ना रैपर्स में नहीं मिलती थी. ऐसे ऑरेंज कलर की जो कैंडीज होती थी, तो वो हम लोग बहुत खाते थे. मतलब मेरे टाउन में वहां पर मिलती थी. या जो फ्रूटी का जो पैक होता था ना, वो पुराने वाला जो फ्रूटी का पैकेट, वो याद है, राइट? तो वो उसको देखकर ऐसे फीलिंग आता है कि हाँ, हम लोग पुराना वाला जो है वो फ्रूटी वाले पैक से हम फ्रूटी पीते थे. या मुझे अभी भी याद है कि मेरी गली में एक च्युइंगम बेचने वाला आता था. अरे वो व्हाइट कलर की च्युइंगम बेचता था, और वो उससे है ना, वो च्युइंगम से वो हमको है ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना कर देता था. हाथ में ऐसे वॉच बना कर देता था, फ्लैग बना कर देता था, जो भी हम डिजाइन बोलते थे ना वो बना कर देता था, और फिर हम लोग वो खाते थे. मिंट वाला च्युइंगम, राइट? तो ये सारी बातें जो है जब याद आती हैं, राइट, तो हमें मतलब है ना ऐसा अच्छा लगता है कि यस, हम ऐसा करते थे. तो उसी तरह ही बेकर फ्रॉम गुजरात, बेकर फ्रॉम गोवा, सॉरी, गुजरात में रहते तो गुजराती याद आता रहता है. बेकर फ्रॉम गोवा. तो लेट अस रीड कि ये किस तरह की स्टोरी है, राइट? Now before I move towards the story, first let us discuss this activity in the class. What images of people and places come to your mind when you think of our country? बहुत सारी images आती हैं. We have unity in diversity, तो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, caste, color, creed, religion, बहुत सारी images आती हैं, right? What parts of India have you lived or visited? Can you name some popular tourist destinations? You may know, apart from British, the Dutch, the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India show French and Portuguese influences? ये हम लोगों ने एसएस में भी किया है ना? ब्रिटिश से पहले पोर्चुगीज वगैरह, डच है, फ्रेंच है. पोर्चुगीज कहाँ पे सेटल हो गए थे? गोवा, दीव, दमन, है ना, वहां पर वो लोग सेटल हो गए थे. तो लेट अस रीड कि जो गोवा जो है, जहां पर हम पोर्चुगीज जो है, वो लोग वहां पर आकर सेटल हो गए थे. वहां पर उन्होंने मतलब उनका जो कॉलोनीज जो थी वो वहां पर थी. तो गोवा में किस तरह का इन्फ्लुएंस उन्होंने छोड़ा है? देखा है गोवा आप लोगों ने, राइट? कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोज टी और कॉफी? ये हमारा सेकेंड पार्ट है. I'll begin with the first part, Baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. मतलब वहां पर ये बताया कि गोवा के विलेज में बेकर्स जो है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? और पहले भी, और वहां पे है ना जो गोवा के जो बेकर्स हैं, जिनको पैडलर्स बोला जाता है, राइट, पैडलर्स बोला जाता है ना, मतलब वहां की जो ब्रेड होती है या जो लोग बेक करते, केक है या ब्रेड्स है, वो बहुत फेमस होती थी. एक अलग ही फ्रेग्रेंस, एक अलग ही खुशबू आती है, राइट? और इधर ये राइटर ने जो है बताया है कि किस तरह उनको पास्ट की मेमोरीज, वो जो नॉस्टैल्जिया फीलिंग उनको हो रहा है, पास्ट की मेमोरीज जो है, कि अगर वो ब्रेड बेचने वाला, राइट, वो ब्रेड बेचने वाला जब आता था गली में या उनके घर के वहां पर,
तो वो कैसे आता था और वो क्या करता था, and how what would be the people's reaction, right? So let us move towards the story. Our elders are often heard, our elders are often heard reminiscing nostalgical about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि जो हमारे जो एल्डर्स है, यानी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, राइट, उनसे हम लोगों ने उनकी पुरानी ओल्ड नॉस्टैल्जिया, मतलब पुरानी बातें, पुरानी कहानियां याद करके हमने पोर्चुगीज के बारे में, पोर्चुगीज की जो ब्रेड्स होती हैं उसके बारे में हमने बहुत सुना है। यहाँ पर राइटर क्या बोल रहा है कि हमारे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनसे हमने बहुत पुरानिया स्टोरी सुनी है पोर्चुगीज की, कि कैसे पोर्चुगीज लोग जो है उनका जो ब्रेड बनाने का जो तरीका होता था, लोव्स ऑफ ब्रेड बनाने का जो तरीका होता था, वो कितना फेमस था और वो किस तरह बनाते थे। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब यहाँ पर बोल रहे हैं पोर्चुगीज ब्रेड बनान जो जब बनती थी तो बहुत फेमस थी, तो शायद वो ब्रेड जो लोग खाते थे, मतलब पुराने जमाने के लोग जो उनको बहुत पसंद आती थी, वो शायद अब नहीं है, लेकिन अभी भी उसी तरह से ब्रेड वहां पर बनती है। We still have amongst us mixers, molders and those who bake the loaves. अब अभी तो जैसे मशीन्स वगैरह भी चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी भी हमें देखने को मिलेगा कि जहां पर पुरानी तरीके से ब्रेड बनाई जाती है, जहां पर मिक्सर्स और मोल्डर्स का जो है काम होता है, पुरानी तरीके से जैसे भट्टियां भी जलती थी, राइट, और जो है ब्रेड बनाई जाती थी। Those age-old time-tested furnaces still exist. पुराने जमाने के जो फर्नेस जो थे जिसमें ब्रेड बनती थी, उसी तरह की ब्रेड आज भी कई जगहों पर बनती है। Fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. अब यहाँ पर बोल रहे हैं राइटर कि जो फायर है फर्नेस की, वो अभी भी बंद नहीं हुई है, एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, स्टॉप नहीं हुई है, राइट? क्यों? क्योंकि ब्रेड्स आज तक भी बनती हैं और अभी भी गोवा की कुछ प्लेसेस में जिस तरह पुरानी तरीके से ब्रेड बेची जाती थी, ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बूज को बजाते हुए, जिस तरह आते थे गली में बेचने के लिए, शायद अभी भी कुछ प्लेसेस में वो अभी भी आते हैं। द थर्ड एंड जिंगल मतलब एक वो बैम्बू लेकर आते थे और बैम्बू पे शायद हो सकता है छोटे से बेल्स होंगे और एक तरफ वो लोग अपना है ना टोकरा पूरा सर पे रखकर जिसमें ब्रेड्स होती थी और दूसरे हाथ में बैम्बू की स्टिक होती थी विद छोटे छोटे से घुंघरू या बेल्स बजे हुए, और थर्ड ऐसे बैम्बू को जो डंडा होता था बैम्बू का वो बजाते हुए, राइट, जो है तो जिंगल्स की आवाज आएगी, बेल्स की आवाज आएगी और इस तरह वो आते थे गलियों में क्या बेचने, ब्रेड्स बेचने, राइट। ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हर्डलिंग दैट इज अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और वो बैम्बू इसीलिए बजाता हुआ आता था ताकि लोगों को उसका अराइवल पता चले कि वो आ गए हैं, राइट। हम लोग भी अपनी गलियों में देखते हैं ना, कोई अगर हॉकर आता है, राइट, लारी लेकर कभी कोई आता है तो बेल बजाता है या घंटियां बजाता है, राइट, सब्जी वाला या कोई आता है तो वो घंटियां क्यों बजाते हैं, वो बेल्स क्यों बजाते हैं, ताकि वो अपने अराइवल का अनाउंसमेंट कर सके कि मैं आ गया हूँ, है ना। तो उसी तरह ही यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो बेकर्स जो है अपना बैम्बू को थर्ड करके जोर जोर से बैंग करते हुए और वो जिंगल्स की साउंड निकालता उसका बैम्बू और अपनी अराइवल बताता अर्ली इन द मॉर्निंग, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और आज तक भी गोवा की कुछ प्लेसेस में इसी तरह ही वो आते हैं।
Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. अब आप बोलोगे मैम ये तो कितना पुराना टाइप का था, अभी तक वो फादर्स दे आर नॉट अलाइव लेकिन प्रोफेशन है, राइट? तो फादर के बाद सन्स ने जो प्रोफेशन लिया है तो अभी तक भी इट कैरीज ऑन. These bakers are even today known as father in Goa, right? तो आज तक भी ये bakers जो है they are called as father in Goa. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि जब राइटर छोटे थे और उनको याद आ रहा है कि गोवा में वो जो बेकर आता था गली गली में, वो उनका फ्रेंड होता था, गाइड होता था, कंपेनियन होता था. क्यों? आगे पढ़ेंगे. He used to come at least twice a day. वो दिन में 2 बार आता था. Once when he set out in the morning on his selling ground, and then again when he returned after emptying his huge basket. That means वो उनकी प्लेस में, उनकी एरिया में दिन में 2 बार दिखाई देता था. एक मॉर्निंग में जब वो अपनी ब्रेड्स को सेल करने आता था, और दूसरा शाम के टाइम या जब भी उसकी जो पूरी बास्केट में से सारी ब्रेड सेल हो जाती थी और वो अपने घर की तरफ वापस रिटर्न होता था, तो फिर से उस जगह से वो रिटर्न होता था. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. अब वहां पर बच्चे जो थे वो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे वो बेकर की जो वो बैम्बू की जो जिंगल थर्ड सुनते थे वो बहुत खुश हो जाते थे. और सबसे पहले मॉर्निंग में जैसे ही उसकी बैम्बू की थर्ड आवाज सुनते जिंगल करती हुई, तो वो सब नींद में से उठ के ही सीधा उसको मिलने के लिए भागते थे. Why was it so? क्यों इस तरह वो भागते थे? Was it for the love of loaf? Not at all. The loaves were bought by some Tuscan or Baston, the maidservant of the house. What we longed for were those bread bangles, which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. अब यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो बच्चे जो है एकदम नींद में से उठते ही वो बेकर के पास मतलब एकदम भागते थे. तो क्यों? क्या उनको मतलब ब्रेड बहुत अच्छी लगती थी या वो घर के लिए ब्रेड लेने के लिए भागते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. जो घर के लिए जो ब्रेड्स होती थी वो तो मेड सर्वेंट ले आती थी, लेकिन उसके पास एक बहुत ही अच्छी सी टेम्पटिंग सी चीज होती थी जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी. वो क्या थी? ब्रेड बैंगल्स. मतलब बैंगल्स जिस तरह होते हैं ना, राइट, राउंड शेप में विद अ होल इन द मिडल, राइट, फीमेल्स के बैंगल्स, उसी शेप में वो ब्रेड्स बनाता था. और वो ब्रेड बैंगल्स जो है बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी. द चिल्ड्रन वुड रियली लव दैट ब्रेड बैंगल, राइट? और इसके लिए वो भागते थे. एंड इट वाज काइंड ऑफ अ स्वीट ब्रेड और स्पेशल मेक. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब हम छोटे थे तो हमारी गली में एक आता था जो मिंट का च्युइंगम लेकर आता था, तो हम जैसे ही उनकी आवाज सुनते थे वो घंटी बजाता था, हम सारे गली के बच्चे रश अप करते थे और उनके पास भागते थे और फिर चूज करते थे कि आज मुझे फ्लैग बनाकर दो, आज मुझे वॉच बनाकर दो, आज मुझे जो है मतलब किसी मतलब अमिताभ बच्चन बनाकर दो. वो मतलब तरह तरह के वो ऐसे शेप्स बनाता हमारे हैंड्स पर और फिर हम वो खाते थे. तो हम सारे बच्चे ना वेट करते थे वो अंकल का कि वो मिंट वाला च्युइंगम लाएगा. तो उसी तरह ही राइटर बता रहे हैं कि व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो ये सब बच्चे भी जो है ये इस पैडलर का वेट करते थे, पैडलर का, ताकि जब वो आवे ब्रेड्स लेकर तो वो ब्रेड बैंगल्स लेकर आएगा जो उनको बहुत अच्छी लगती थी. एंड दे वुड rush to go and take the bread bangles. The baker made his musical entry on the scene with the jung jung sound of a specially made bamboo stuff. और बेकर जो है अपनी म्यूजिकल एंट्री लेता, मतलब वो बैम्बू का जो स्टिक है थड़ थड़ करता और वो जो उसके ऊपर घुंघरू लगे हुए थे, वो जो बेल्स लगे हुए थे छोटे छोटे से, उसमें से म्यूजिक आती झंग झंग की और अपनी स्पेशल एंट्री देता. One hand supported the basket on his head
and the other banged the bamboo on the ground. और एक हाथ से वो अपनी बास्केट पकड़ता और दूसरे हाथ से वो अपना बैम्बू का जो स्टिक है वो थर्ड थर्ड ग्राउंड पर मतलब ऐसे आवाज करता जिससे वो म्यूजिकल साउंड आता. He would greet the lady of the house good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. अब जैसे ही वो आता तो वो मतलब लेडी ऑफ द हाउस को जो है बहुत अच्छी तरह से गुड मॉर्निंग विश करता. दैट मीन्स ही वाज वेल मैनर्ड, राइट. और वो सारे बच्चे जो होते थे उन सब लोगों को सब पीछे पुश कर देते थे क्योंकि वो लोग ब्रेड्स खरीदते थे. जो भी मेड सर्वेंट्स थे या लेडी ऑफ द हाउस जो होते थे उन सबको ब्रेड्स खरीदनी होती थी. तो अब बच्चे अगर बीच में आएंगे तो प्रॉब्लम होगा. तो वो उनको जो ऐसे स्कोल्ड करते हुए रिब्यूक करना मतलब कि थोड़ा डांट कर जो है पीछे जो है उनको बोलते थे पीछे हो जाओ ताकि वो लोग जो है loaves of bread खरीद सके. But we would not give up. We would climb a bench or a parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall a typical fragrance of those loaves. हम यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो नॉटी होते हैं, राइट. सो व्हाट ही इज सेइंग दैट कि जब भी उनको जो है साइड में पुश कर दिया जाता लेकिन बच्चे हैं तो वो क्या करते थे, वो सब जो है ऊपर पैरापेट पे चढ़ जाते या मतलब है ना कहीं से भी वो पीप करते कि बास्केट में क्या है क्योंकि ये तो बच्चे हैं, वो लोग कोई पीछे रहने वाले हैं. तो वो सबको पुश करते हुए या तो आगे आते या बेंच के ऊपर क्लाइंब कर लेते, पैरापेट पर क्लाइंब कर देते थे और वो देखते कि बास्केट में क्या है. और उन्हें बहुत अच्छा लगता कि वो टिपिकल सी लोव्स ऑफ ब्रेड की जो फ्रेग्रेंस आती थी. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. और वो पैडर जो था वो ऑलवेज इसी तरह ही चिल्लाता था. कैसे? लोव्स जो है मतलब ब्रेड के जो लोव्स हैं वो एल्डर्स के लिए हैं और जो चिल्ड्रन है बच्चों के लिए वो क्या लेकर आता? ब्रेड बैंगल्स लेकर आता. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. And why should we? Who would take trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? अब जब वो पैडर जब वो मतलब ब्रेड बैंगल्स बेचने आता तो ये बच्चे तो सीधा नींद में से उठकर ही भागते थे उसके पास. तो कोई ब्रश भी नहीं करता था, कोई मुंह भी प्रॉपर्ली धोता नहीं था. दे डिड नॉट वॉश देयर माउथ प्रॉपर्ली. और क्यों? क्योंकि पहले थोड़ी ब्रश भी होते थे, मतलब वो ब्रश करने के लिए भी हमें वो मैंगो लीफ तोड़नी पड़ती थी ना, दातून होता था है ना, वो दातून से ब्रश करते थे. तो इतना भी पेन्स कौन लेना, है ना. तो इसीलिए वो सीधा ही बिना ब्रश किए ही उसके पास भागते. एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? और फिर यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि उस समय वह जब छोटे थे तो वो सोचते थे ब्रश करना इतना जरूरी क्यों है. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, राइट. तो वो ऐसा मतलब बच्चे बोलते हैं हम तो टाइगर है, टाइगर थोड़ी ब्रश करता है, राइट. मुझे एक एड याद आ रही है, पता नहीं कौन सी अभी वो एड, वो हाथ धोने वाली बीच में एक एड आती थी, राइट. आई थिंक डेटॉल की शायद आती थी, पता नहीं. और उसमें बोलते हैं कि भाई हाथ धोने को तो बच्चे बोलते हैं वी आर टाइगर्स, टाइगर्स थोड़ी हाथ धोते हैं, राइट. तो वैसे ही उधर भी बच्चे, राइटर बोलता है मुझे याद है कि हम सोचते थे कि ब्रश करना इतना जरूरी थोड़ी है, वी आर टाइगर्स, टाइगर थोड़ी ब्रश करता है. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. और फिर वो सोचते थे कि अभी हम गरम गरम चाय वैसे भी पीने वाले हैं, तो गरम चाय पिया यानी पूरा मुंह क्लियर हो गया, माउथ इज क्लीन, राइट. तो व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रशिंग टीथ? आप सब लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे होंगे जो सुबह सुबह जल्दी से उठकर सीधा ऑनलाइन क्लास में बैठ जाते हैं, है ना. दे डोंट ब्रश देयर टीथ. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as ball, just as a party or a feast loses its charm without bread. अब यहाँ पर वो ब्रेड्स का इतना क्रेज होता था, राइट, कि ऐसा लगता था कि मैरिज गिफ्ट्स जो थी वो मीनिंगलेस है अगर वहां पर स्वीट ब्रेड सर्व ना हुआ हो या कोई पार्टी और फीस्ट चल रहा हो और वहां पर ब्रेड ही ना हो, कोई स्वीट ब्रेड ना हो. दैट मीन्स ब्रेड से बहुत सारे डिश वो जो है चीजें बनती थी. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि कोई एक चीज तो ब्रेड की वहां पर होती ही थी.
Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. अब ये सारी चीजों से हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि बेकर कितना इम्पोर्टेंट होता था विलेज में. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bollenhas are the must for Christmas as well as the other festivals. अब यहाँ पर क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ब्रेड्स कितनी इम्पोर्टेंट, राइट, और वो जो पैडर जो होता था वो केक्स भी बेचने आता, राइट, और बॉलनहाउस भी बनाता क्रिसमस और फेस्टिवल्स वगैरह के लिए. तो जो लेडीज वगैरह जो थी वो ब्रेड से सैंडविचेस बनाती. मतलब ब्रेड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी, राइट, उनकी लाइफ में, ताकि सब कुछ जो है ब्रेड तो होना ही चाहिए किसी भी फीस्ट और पार्टी में. The baker or a bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and a trouser, which was shorter than the full length ones and the longer than half pants. अब उस समय जो बेकर और ब्रेड सेलर जो आता था उसकी एक अलग ही टिपिकल काइंड ऑफ ड्रेस होती थी जिसको वो लोग कबाए बोलते, राइट, और वो एक सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ फ्रॉक टाइप होता था जो नीज तक पहुंचता था, ठीक है. और फिर बाद में बोल रहे हैं कि उन्होंने बचपन से ये भी देखा था कि बेकर जो है वो शर्ट और ट्राउजर पहनते, लेकिन वो ट्राउजर कैसा होता था, इट वॉज जस्ट लाइक 3/4 अगर हम बोले तो ठीक हो जाएगा शायद, शॉर्टर देन द फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट, जिसको हम 3/4 बोलते हैं, है ना. तो उस तरह का वो ट्राउजर पहनकर आते थे. Even today, anyone who wears half pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like father. अब इवन गोवा में आज भी अगर जैसे क्योंकि पोर्चुगीज वहां पर थे और फादर्स बहुत फेमस, राइट, तो अभी भी कुछ प्लेसेस में अगर कोई 3/4 पहनकर घूम रहा होता है, कैप्रीज या 3/4, तो सब लोग उनको यही बोलते हैं कि यू आर ड्रेस लाइक अ फादर. The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. अब आप इमेजिन करो कि एवरीडे लोग ब्रेड्स लेते थे कि उसको एवरीडे का पेमेंट नहीं मिलता था, मंथली अकाउंट्स उसके काउंट होते थे. मतलब एंड ऑफ द मंथ वो हर एक घर से अपना जो है बिल वो कलेक्ट करता और लोग जो है उसका अकाउंट किस तरह रखते थे, जो वॉल्स होती थी वो वॉल्स पे पेंसिल से लिख देते थे. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. मतलब बेकिंग जो था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. अब हमने ये आगे देखा कि ब्रेड तो होनी ही चाहिए, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी मतलब एवरीडे ब्रेड तो होनी ही चाहिए. तो अंडरस्टूड है कि वो कितना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होगा. और जो बेकर होगा उसकी फैमिली कभी भी स्टार्व यानी भूखे नहीं रह सकते क्योंकि दैट वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. He and his family and his servants always looked happy and prosperous. इतना कमाते थे वो लोग खुश रहते थे, prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. और कैसे पता चलता है कि वो बड़े खुश थे, वो लोग थोड़े प्लम्प थे, प्लम्प यानी फैट, राइट, प्लेजेंट, हैप्पी फैट. हम बोलते हैं ना कोई अगर फैट, अगर हमको कोई भी फैट पर्सन मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, हम खाते पीते घर के हैं, है ना, ऐसा ही बोलते हैं ना. तो उसी तरह वो लोग भी थोड़े फैट होते थे, हैप्पी और खुश रहते थे. तो दैट शोड दैट दे वर वेरी प्रॉस्परस एंड हैप्पी. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker, right? तो आज तक भी कभी भी मतलब ये जो बेकर्स जो है गोवा में, दे आर वेरी मच फेमस. और आज भी अगर कोई इस तरह ड्रेसअप होता है तो लोग उनको बोलते हैं कि यू आर अ बेकर. With this, your part 1 gets over of this chapter.